Welcome, my dear students, to another practice session on alligation. Let us read the question. Two alcohol solutions A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. दो solutions हैं alcohol के A and B and they are mixed in the proportion 1:3. The volume of the mixture is then doubled by adding solution A such that the resulting mixture has 72% alcohol. Effectively, finally, resulting mixture में 72% alcohol. If the solution A has 60% alcohol, then percentage of alcohol in solution B क्या होगा? Pause the video and try to solve the question yourself. Then watch the solution. So there are two alcohol solutions A and B, and they are mixed in the ratio 1:3. And this ratio is by volume. So that signifies कि let us say अगर solution A 1 लीटर था, solution B है 3 लीटर्स, टोटल हो गया हमारा 4 लीटर्स. बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता. क्वेश्चन फिर आगे कहता है द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड. तो वॉल्यूम को हमने डबल किया. और कैसे डबल किया? बाई एडिंग सॉल्यूशन ए. तो वी एडेड एज मच सॉल्यूशन ए सच दैट हमारा सॉल्यूशन डबल हो जाए, मिक्सचर डबल हो जाए. तो इनिशियली 4 लीटर्स है, यानी कि 8 लीटर हो जाएगा अल्टीमेटली. और 8 लीटर कब होगा? जबकि इसमें हम 4 लीटर्स ऐड करेंगे. और 4 लीटर क्या ऐड करने वाले हैं? सॉल्यूशन ए ही ऐड करने वाले हैं 4 लीटर्स. तो नेट टू नेट हमारा मामला बना 4+1, यानी कि 5 लीटर्स हमने ऐड किया है सॉल्यूशन ए और 3 लीटर्स ऐड किया है सॉल्यूशन बी, यानी कि 5:3 के रेशियो में ए और बी को हमने ऐड किया है. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, इस क्वेश्चन में इसी बात को पहले में पिक करना था, इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. एंड देन वी नो दैट सॉल्यूशन ए है 60% अल्कोहल, बी में कितना है ये पूछा है, और एवरेज हमारा है 72% का. सॉल्व करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं. तो ए में 60% है अल्कोहल, बी में कितना है पता नहीं है, ऑन एन एवरेज 72%. एंड ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 5:3. ओके, तो 60% 72% में क्या फ़र्क है? 12% हम इंक्रीज कर रहे हैं, और 3 यूनिट्स का डिफरेंस है. 3 यूनिट्स इज इक्वल 12%, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4%, एंड हेंस 5 यूनिट विल बी इक्वल टू 20%. 5 × 4 यानी कि 20% आ जाएगा. और एवरेज हमारा 72 है, जो कि 60 से बड़ा है. तो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन बी है उसमें कंसंट्रेशन 60% से ज़्यादा आना चाहिए, 72 से भी ज़्यादा आना चाहिए. तो ऐड करोगे 20%, will be adding 20%. Answer will be 72 plus 20, 92%. So 92% will be the solution, will be the concentration in solution B. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a mixture of 180 liters, the ratio of juice to water is 7:5. If 2x liters of mixture is taken out and replaced with x liters of water, the ratio of juice to water becomes 7:9. So we have to find the value of x. Now हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था रिप्लेसमेंट का, बट इस क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि हमने 2x लीटर्स को रिमूव किया है मिक्सचर को, और x लीटर्स रिप्लेस किया है, यानी कि जितना रिमूव किया है उतना ही रिप्लेस नहीं किया है. रिप्लेसमेंट डिफरेंट है रिमूवल से. Isn't it so? यानी कि इनिशियली हमारा 180 लीटर था मिक्सचर, फ्रॉम दिस मिक्सचर हमने रिमूव किया है 2x. तो 2x हैज बीन रिमूव्ड. इतना सॉल्यूशन बच गया लेटेस्ट से. इसके बाद में फिर हमने x सॉल्यूशन डाला है, x लीटर्स ऑफ वाटर डाला है. तो डेफिनेटली उसके बाद हमारा कंटेंट पूरा फिल तो नहीं हुआ होगा, x लीटर्स तो खाली रहा होगा. ठीक है, 180 लीटर्स में से x लीटर्स तो कम ही हो गया. तो फाइनली हमारा कितना वॉल्यूम है? x फिल करने के बाद भी ये x तो x लीटर एम्प्टी ही रहा होगा. Isn't it so? क्लियर है? अब एलिगेशन लगाना है हमें. इनिशियल में हमें पता है रेशियो ऑफ जूस टू वाटर कितना है? 7:5. तो अगर रेशियो ऑफ जूस टू वाटर 7:5 इनिशियल में, तो 2x निकालने के बाद भी रेशियो तो यही रहने वाला है. तो जूस और वाटर का रेशियो विल बी 7:5 ओनली इस मिक्सचर में. और ऊपर से हमने इनिशियली वाटर, ऊपर से वाटर ऐड किया है. सो दिस इज वाटर. वाटर में तो जूस 0 है. और एलिगेशन लगाने के बाद में, अल्टीमेटली मिक्स करने के बाद में, रेशियो ऑफ जूस टू वाटर बिकम्स 7:9. ऑर्डर हमेशा ध्यान से पढ़ना है. जूस टू वाटर यहाँ पे भी है, जूस टू वाटर यहाँ पे भी. कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, एक जगह पे ऑर्डर रखेगा जूस टू वाटर, दूसरी जगह वाटर टू जूस कर देगा ऑर्डर. ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा पढ़ते समय ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर डिफरेंट दिया हुआ है तो उसको पहले सेम ऑर्डर में करेंगे. ओके, अब एलिगेशन लगाते हैं. तो किसी भी एक चीज़ में एलिगेशन लगा सकते हैं. लेट अस से जूस में एलिगेशन लगाते हैं. अगर हम जूस में एलिगेशन लगा रहे हैं तो जूस टू वाटर है 7:5,
टोटल कितना होगा, 7 + 5 12 होगा, तो 12 में से जूस हमारा 7 है, तो फर्स्ट मिक्सचर में, इनिशियल मिक्सचर में जूस है 7/12, टोटल 12 में से 7 है, और जो हम मिक्स कर रहे हैं दैट इज वाटर, तो वाटर में जूस है 0, और अल्टीमेटली दोनों को मिक्स करने के बाद में हमारा कितना आ रहा है रिजल्ट, 7:9, यानी 7/16, 7/7 + 9, 7/16, ये वैल्यू आ रहा है फ्रैक्शन में। ओके ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंस 12 और 16 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 48 आएगा, 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारी वैल्यूज़ को, अब 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 ही आ रहा है, और फिर एलिगेशन लगा देंगे इंटीजर में वैल्यूज आने के बाद में, तो 12 से 4 टाइम्स जाएगा 7 × 4 यानी कि 28 आ गया इनिशियल वैल्यू, 16 से 3 टाइम्स जाएगा 21 आ गया एवरेज वैल्यू, और ये तो है 0, तो 21 में 0 सब्ट्रैक्ट किया 21 आ जाएगा, और 28 में 21 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 3:1 का। ये 3:1 का ये जो रेशियो है ये क्या है, ये जो इनिशियल हमारा रिमेनिंग था, रिमेनिंग सॉल्यूशन, ओके, और दिस वन इज वाटर जो हमने ऐड किया है, सिंस वाटर हमने कितना ऐड किया है, x लीटर्स ऐड किया है, तो 1 अगर x लीटर से 3 क्या आ जाएगा हमारा, 3x लीटर्स हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, 3x लीटर्स हो जाएगा, और 180 लीटर्स टोटल था सॉल्यूशन इनिशियली, जिसमें से कि हमने 2x लीटर्स रिमूव किया था और फिर x लीटर ऐड किया था, तो यानी 180 माइनस x रिमेनिंग था, और वही ये टोटल है हमारा 3 + 1 4 यूनिट्स, यानी कि 4x लीटर्स होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4x, भाई 3x ये बच गया, यहाँ से निकाला ना हमने 3x, ठीक है, ये जो इनिशियल सॉल्यूशन बचा था वो 3x है, और वाटर जो हमने ऐड किया दैट इज x, यानी कि 4x की वैल्यू आ गई, 180 माइनस x, तो 180 इज इक्वल टू 5x, एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 36 लीटर्स, x इज इक्वल टू 36 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके ठीक है, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Rohit scored runs with an average of 70.50. In next 9 matches, he scored runs with an average of 95.50 and his cumulative average became 76.75. तो you have to find total number of matches played by him. Very easy question. सीधे सीधे एलिगेशन लगाना है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और रन्स विद एन एवरेज, एवरेज रन्स क्या होता है, एवरेज स्कोर क्या होता है, एवरेज बैटिंग एवरेज है बेसिकली। बैटिंग एवरेज इज टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैचेस। बेस में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मैचेस आ रहा है, तो हमें जो अल्टीमेटली एलिगेशन के बाद में रेशियो मिलेगा तो बेस वैल्यू का ही मिलेगा, नहीं नंबर ऑफ मैचेस का ही रेशियो मिलेगा। इनिशियली एवरेज है 70.50 का, नंबर ऑफ मैचेस मान लेते हैं n है, और फिर 9 और मैचेस उसने प्ले किए, रोहित ने खेले, तो 9 मैचेस में उसका एवरेज है 95.50 का, और क्यूमुलेटिव एवरेज सारे मैचेस मिला के है 76.75। डिफरेंस ले लेते हैं, बिल्कुल वैल्यू से घबराना नहीं है, 76.75 से 70.50 कर दिया, 6.25 आ गया वैल्यू, और फिर 95.50 में हम 76.75 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले 77 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 77 सब्ट्रैक्ट करोगे 18.50 आएगा, और फिर 0.25 ऐड कर दोगे तो 18.75 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो कि 3 टाइम्स है 6.25 का, यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया, तो नंबर ऑफ मैचेस का रेशियो आ गया 3:1। और हमें पता है कि ये जो 95.50 एवरेज आया है ये आया है 9 मैचेस का, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 9, और अगर 1 यूनिट इक्वल टू 9 है तो 3 यूनिट हमारा आ जाएगा 3 × 9 यानी कि 27। क्वेश्चन पूछा टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाई हिम, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाएगा हमारा 27 + 9, तो दैट विल बी 36। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ गया 36 ओनली। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर in certain matches is 16.2 runs per wicket. If he takes 5 wickets for 23 runs in his next match, then his bowling average improves by 0.4 runs per wicket. You have to find the total wickets taken by him including all matches. Total wickets taken by him including all matches. तो bowling average जैसे बैटिंग एवरेज देखा था, बैटिंग एवरेज होता है रन्स पर मैच, बॉलिंग एवरेज होता है
दैट इज रन्स पर विकेट। ठीक है, रन्स पर विकेट यानी कि बेस में हमारा वैल्यू आ रहा है विकेट में, तो जब हम एलिगेशन लगा के रेशियो हमारा निकलेगा, रेशियो विल बी ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, इनिशियली है 16.2, लेट अस से डब्ल्यू विकेट्स लेने के बाद का एवरेज है, और फिर 5 विकेट्स लेता है वो, तो इन 5 विकेट्स को लेने में एवरेज क्या आ रहा है, 23 रन दे रहा है वो, 23 रन एक्सीड कर रहा है, 23 रन 5 विकेट्स यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा फॉर दीज 5 मैचेस, 23/5 विच इज 4.6 रन पर विकेट, दिस एवरेज इज 4.6। और ओवरऑल एवरेज हमारा कितना आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्स बाय 0.4 रन। इंप्रूव्स का मतलब क्या हुआ, जब हम बॉलिंग एवरेज में बात करेंगे, बॉलिंग एवरेज कब बेटर होगा, जबकि कम से कम वृद्धि हो विकेट्स एक्सीड करने में, विकेट ज्यादा से ज्यादा हो, रन कम से कम हो, यानी कि रन जितने कम होंगे उतना बेटर बॉलिंग एवरेज होगा। तो इंप्रूवमेंट मींस डिक्रीज इन बॉलिंग एवरेज। ठीक है, इंप्रूवमेंट का मतलब हुआ डिक्रीज। बैटिंग एवरेज हमारा तब ज्यादा होगा जब ज्यादा होगा तब बेहतर होगा, जितना ज्यादा उतना बेटर, और बॉलिंग एवरेज जितना लेस होगा उतना बेटर होगा। तो इंप्रूवमेंट हो रहा है 0.4 का, यानी कि डिक्रीज होगा 0.4 का, तो 16.2 माइनस 0.4, 15.8 विल बी द एवरेज वैल्यू, ओवरऑल एवरेज वैल्यू। 16.2 माइनस 15.8 इज 0.4, एंड 15.8 में 4.6 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 11.2। डेसिमल को हटा दिया हमने, रेशियो क्या आ जाएगा, 4 से जाएगा 28:1 विल बी द रेशियो। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 5 विकेट्स, क्योंकि विकेट्स में रेशियो आया है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 विकेट्स, तो 28 यूनिट्स आ जाएगा हमारा, 28 इंटू 5, 140 विकेट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल विकेट्स टेकन बाय हिम इंक्लूडिंग ऑल मैचेस, ऑल मैचेस को इंक्लूड करके है, यानी कि आंसर विल बी 145 विकेट्स। कई बार क्वेश्चन में पूछेगा तुमसे टिल द लास्ट मैच, आखिरी मैच से, यानी कि लास्ट 5 मैचेस से पहले का। ठीक है, तो उस केस में हमें 140 विकेट्स हो जाएगा। क्लियर, टिल द लास्ट मैच, क्योंकि एक ही मैच में है 5 विकेट्स लिए हैं, तो तुम्हारा 140 विकेट्स हो जाएगा उससे पहले। क्लियर, तो ये हमेशा देखना है कि पूछा क्या गया है, टोटल विकेट्स पूछे हैं सारे मैचेस में या फिर टिल द लास्ट मैच पूछे हैं, डिपेंड पर हमें आंसर करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 200 ml bottle of brand A has 80% milk solution. Another 250 ml bottle of brand B has 60% milk solution. If 5 bottles of brand A are mixed with 6 bottles of brand B, then what will be the concentration of milk in the resultant solution? हमें फाइंड आउट करना है concentration of milk in the resultant solution. और concentration हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में होता है, एंड दैट परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, यानी कि जो हमें फाइनली एलिगेशन के बाद में वैल्यूज मिलेगी, रेशियो मिलेगा, वो रेशियो मिलेगा टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, टोटल वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा, बेसिकली वो रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, और उसी का इस्तेमाल करके यूज करके हमें कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक मिक्सचर है हमारा 200 ml बॉटल्स है, और कितनी बॉटल्स हैं, 5 बॉटल्स हैं ब्रांड ए की, 5 बॉटल्स हैं, और ब्रांड बी के 250 ml की बॉटल्स हैं, एंड देयर आर टोटल 6 बॉटल्स। ठीक है, 6 बॉटल्स है, ब्रांड ए का कंसंट्रेशन है 80%, ब्रांड बी का कंसंट्रेशन है 60%, और एवरेज कंसंट्रेशन हमें निकालना है दोनों को क्यूमुलेटिवली मिला के। बट रेशियो वॉल्यूम क्या आ रहा है, पहले वाले केस में आ रहा है 200 इंटू 5 यानी कि 1000 ml, और सेकंड केस में दिस इज 250 इंटू 6 यानी कि 1500 ml, तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 2:3, 2+3 टोटल आ रहा है 5 यूनिट्स, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 20%, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 4%। अब सिंस 80 से 60 के बीच में एवरेज है, तो 80% में या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या 60% में ऐड कर दो, तो 80% में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -3 इंटू 4 -12% करेंगे, 68% आंसर आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन दैट विल बी 68%। ओके, अगेन छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे मिल्क के बजाय हो सकता है वाटर दूसरी चीज होती है, दूसरे का वाटर का पूछ लेता, तो वो जो भी मिल्क के अलावा बच गया है, इफ दैट इज वाटर, तो 32% वाटर होगा कंटेंट इन द सॉल्यूशन, अदरवाइज 68% मिल्क है। क्लियर है, ठीक है, इसी को चाहते तो फिर हम डेविएशन से भी देख सकते थे। यहाँ पता है कि 1000 ml 80% मिल्क सॉल्यूशन है, और 1500 ml हमारा
60% मिल्क सॉल्यूशन है। रेशियो क्या आ रहा है इनका, 2:3 का रेशियो आ रहा है। और फर्स्ट सॉल्यूशन है 60% तो है ही है, प्लस 80% प्लस 20% एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है। तो इस 20% की वजह से एवरेज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 60% तो दोनों में है, तो एवरेज हमारा आ जाएगा 60% तो दोनों में रहेगा, प्लस 20% इंटू 2, 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यानी कि 40/5, तो 60 प्लस 8, 68% विल बी अवर आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। एक क्लास को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ए बी और सी में। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शंस ए बी एंड सी आर 45%, 50% and 60% respectively, 45, 50 and 60% respectively. Average marks of sections A and B together are 47 and 1/7%. ये A और B का combined average है, और average marks of all the students together are 50%. So you have to find the minimum number of students in the class if students in class C is not less than 25. यानी क्लास C में 25 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी क्लास C का जो क्लास का नंबर है that must be greater than equal to 25. इक्वल टू 25 हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा रेशियो क्या आने वाला है, क्योंकि नंबर जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो इंटीजर में होंगे हमेशा। तो पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद में इस लास्ट लाइन को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ए बी और सी में। ए का एवरेज है 45, बी का है 50, ए और बी का एवरेज आ रहा है 47 एंड 1/7। सबसे पहले ए और बी पे एलिगेशन लगाते हैं। ए में है 45%, बी में है 50%, और रेशियो आ रहा है 47 एंड 1/7। क्योंकि एक वैल्यू 1/7 में आ रही है, तो हमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा किससे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज को, फिर एलिगेशन लगाओ। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा 7 इंटू 45, 750 आ गया 350, और 35 सब्ट्रैक्ट कर दो 315 आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 7 इंटू 47 प्लस 1, तो 47 इंटू 7, 14 इंटू 7 280, और 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50, 280 प्लस 50 330 आ गया वैल्यू। 330 माइनस 315, 15 वैल्यू आ गया, और यहाँ पे 350 माइनस 330 20 वैल्यू आ गया। 20:15 का रेशियो आ गया, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया 4:3, सिंप्लीफाई होके हो गया रेशियो हमारा 4:3 का। ये क्लास ए में अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, क्लास बी में 3 होंगे। ए और बी का रेशियो पता चल गया। फिर हमें ओवरऑल रेशियो दिया है कितना, 50% रेशियो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कि ए और बी का रेशियो ऑलरेडी पता है 47 एंड 1/7 है, और सी का रेशियो 60 है। ए और बी का रेशियो का सी के रेशियो से एलिगेशन लगा देते हैं। क्योंकि तभी तो ओवरऑल का एलिगेशन हो पाएगा हमारा। ठीक है, ए और बी का रेशियो आ रहा है 47 एंड 1/7, सी का आ रहा है 60%, और ओवरऑल रेशियो आ रहा है हमारा 50% का। अगेन 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो एक वैल्यू तो हमें पता है 330 आ जाएगा, दिस इज 350, और ये वैल्यू आ जाएगा 420। तो डिफरेंस विल बी 70:20, यानी कि 7:2 का रेशियो आ जाएगा। तो ए प्लस बी में रेशियो आ रहा है 7 का, और सी में आ रहा है 2 का, और ऑलरेडी ए और बी का 4:3 का रेशियो आया था। ए प्लस बी कितना आया था, यहाँ पे 7 ही आया था, तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, हमें स्ट्रेट अवे रेशियो की वैल्यू मिल गई है। तो रेशियो आ गया है ए बी और सी का 4:3:2, और टोटल स्टूडेंट्स आ गए 9 रेशियो में। बट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्लास सी में नॉट लेस देन 25 स्टूडेंट्स होने, यानी क्लास सी में स्टूडेंट्स होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 25, और हमारे हिसाब से निकले क्लास सी में 2 स्टूडेंट्स निकले, यानी कि क्लास सी में जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा दैट मस्ट बी इवन, 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं क्लास सी में, मिनिमम कैन बी 26, 25 तो हो नहीं सकते। ओके, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 13 आ गया, क्योंकि 2 यूनिट्स के बराबर है ये, दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट इक्वल टू 13 आ गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे क्लास में, 9 यूनिट्स आएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे, टोटल की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हो तो कितने भी सकते हैं, बट मिनिमम वैल्यू आएगी 9 यूनिट्स, यानी कि 9 इंटू 13, तो दैट विल बी इक्वल टू 117। तो आंसर इन दिस केस विल बी 117। इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर आ जाएगा 117, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। और बाकी 9 बढ़ा के तुम कितना भी कर सकते हो वैल्यू, हर बार 9 बढ़ाते रहो, 117 हो सकता है, 126 हो सकता है, 135 हो सकता है। तो अगर हमें व्हाट कुड बी द वैल्यू दिया होता तो वहाँ पे 9 का मल्टीपल सीधे सीधे देख लेते, चेक कर लेते, और पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा लेते कि इस क्लास सी में 25 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। ओके, तो हमारा काम उसमें हो जाता। अब ये तो हो गया देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड, बट इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, बट थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे।
अभी जो हमने किया है वो कैलकुलेशन अननेसेसरी बहुत सारी जगह पे किया है, तो थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज़ को करेंगे और इसी बात को कैलकुलेशन को और कैसे आसानी से कर सकते हैं उसको करना समझते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो फिर भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बट कभी बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो कैसे हम और स्मार्टली इसको कर सकते थे। देखो ए और बी का जब हम एवरेज ले रहे हैं, क्लास ए का एवरेज है 45%, क्लास बी का एवरेज है 50%, और दोनों का मिला के एवरेज है 47 एंड 1/7%। ठीक है, 47 एंड 1/7%। तो हम क्या कर सकते हैं, 45 को 0 मान लो। अल्टीमेटली हमें डिफरेंस ही तो निकालना है, रेशियो के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस तो चाहिए एवरेज का, तो क्लास ए के एवरेज को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेना है तो सिर्फ 0 रख लो। 45 है, 45 सब्ट्रैक्ट कर दो सारी वैल्यूज में से, सारी वैल्यूज में से हमने 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0 वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये 0 आ गया तो क्लास बी का एवरेज कितना आएगा, 45 + 5 है, यानी कि यहाँ पे 5% आ जाएगा। ठीक है, हमने बेसिकली 45% को 0 मान लिया, या सब में सारी वैल्यूज में 45% सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ऐसे समझ लो। सारी वैल्यूज में 45% सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिफरेंस चाहिए, तो इसलिए आंसर पे फर्क इससे नहीं पड़ेगा, और एवरेज हमारा आ जाएगा 2 एंड 1/7%। अब चीजें आसान हो गई, अब जो 7 सिंप्लीफाई करोगे ये तो 0 ही आ रहा है, दिस विल बी 35 एंड दिस विल बी 14 + 1 15। ठीक है, तो रेफरेंस आ जाएगा 20 एंड 15 का, यानी कि बाकी कहानी सेम है, 4:3 का रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ठीक है, इसके बजाय ऐसे भी किया जा सकता था कि 47 1/7% हमारा एवरेज है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते 45 को। ठीक है, और फिर 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाती, वहां से भी डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रेट अवे में सीधे से डिफरेंस दिख जाता है। तो उस तरह से भी किया जा सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ठीक है, कि स्ट्रेट अवे हम डिफरेंस ले लेते, बजाय कि 7 से मल्टीप्लाई करने का, इतना स्टोरी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक तो ये बात होगी। दूसरा यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, बट इस क्वेश्चन में जरूर अप्लाई हो रहा है, कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द सेक्शंस इज 50%। और ऑलरेडी ए बी सी का एवरेज देखो तो क्लास बी का एवरेज भी 50% है, तो क्लास बी का एवरेज तो अपने आप में 50% है, और ओवरऑल एवरेज भी 50% ही आ रहा है। ठीक है, क्लास बी का एवरेज 50% है, ओवरऑल एवरेज भी 50% है। तो अल्टीमेटली ये जो 50% एवरेज आ रहा है, क्या हम कह सकते हैं सिर्फ क्लास ए और क्लास सी का एवरेज निकाल लें, तो उनका रेशियो क्या होगा, सो दैट उनका एवरेज 50% आ जाए। देखो क्लास बी का एवरेज तो ऑलरेडी 50% है, तो वहां पे एलिगेशन में उसको यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्लास ए और सी का एवरेज हम निकाल लें कि दोनों का एवरेज मिला के 50% आ रहा है, क्योंकि अगर दोनों का एवरेज 50% आ जाएगा तो क्लास बी और क्लास ए और सी का एवरेज मिला के भी 50% आएगा, क्योंकि क्लास बी का अकेले 50% है और ए और सी का मिला के 50% है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। तो हमें अल्टीमेटली क्लास बी को एलिगेशन में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ए और सी को यूज करते हैं, और ए में है 45%, सी में है 60%, और एवरेज आ रहा है 50%। ये वाली कैलकुलेशन तो वैसे ही बिल्कुल आसान हो गई। यहाँ पे 10 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 5 आ गई, एंड 2:1 का रेशियो आ जाएगा क्लास ए और क्लास सी में। ठीक है, तो क्लास ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने 4 ली हुई है, तो क्लास सी की वैल्यू आ जाएगी जैसे उसकी हाफ, यानी कि 2 आ जाएगी, और बी की 3 आ जाएगी। तो 4:3:2 9 यूनिट्स आ गया। बाकी कहानी जानते ही हो, 2 यूनिट्स की वैल्यू हमारी जो मिनिमम वैल्यू है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 26, कि उससे कम हो नहीं सकती। तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन मेक द कैलकुलेशन पार्ट स्लाइटली ईजियर, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस को हीरो की तरह करने का कोई पॉइंट नहीं है, कैलकुलेशन को अपने लिए आसान करो। ठीक है, और फिर उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना आसान कर लो उतना बेटर है। क्यों नेसेसरी मुश्किल कैलकुलेशन करना है, मुश्किल कैलकुलेशन फास्ट करो अच्छी बात है, बट आसान कैलकुलेशन करोगे तो और फास्ट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, और अवॉइड करो मुश्किल कैलकुलेशन जितना ज़रूरत हो। क्यों करनी है मुश्किल कैलकुलेशन, जब आसान कैलकुलेशन से हम अपना काम चला सकते हैं, तो वही करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शंस ए एंड बी टुगेदर इज 76। एवरेज स्कोर आ रहा है 76 ए और बी सेक्शंस को मिलाने के बाद में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। 25% ज़्यादा है सेक्शन ए से क्लास सेक्शन बी में स्टूडेंट, 25% यानी कि 1/4 ज़्यादा है। यानी कि अगर सेक्शन ए में 4 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में होंगे 4 से 1 ज़्यादा, यानी 4 + 1 5 होंगे। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वॉज 60% हाइयर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। एवरेज स्कोर कितना है, सेक्शन ए का 60% ज़्यादा है, 60% यानी कि 3/5 ज़्यादा है। यानी कि अगर सेक्शन बी का एवरेज स्कोर 5 नंबर्स है, ए का कितना होगा, 3 ज़्यादा होगा, 8 नंबर्स होगा, 8 नंबर्स होगा। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, सेक्शन ए में एवरेज स्कोर क्या होगा। ओके, तो एलिगेशन अप्लाई करते हैं। सेक्शन ए में लेट अस से 8x है, सेक्शन बी में 5x है, और एवरेज हमारा आ रहा है टोटल 76। और ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, ए में अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, बी में 5 होंगे।
तो 4 + 5 दिस इज इक्वल टू 9, टोटल 9 यूनिट्स आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 8x और 5x और 3x का, तो 9 यूनिट्स इक्वल टू 3x, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 3x/9, तो दैट विल बी इक्वल टू x/3। 1 यूनिट आ जाएगा हमारा इक्वल टू x/3। अब या तो 8x, क्योंकि बड़ा वैल्यू है, डेफिनेटली 8x इज ग्रेटर देन 5x, 8x में से 5 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -5x/3 कर दो, या चाहो तो 5x में 4x/3 ऐड कर दो, जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो 5x + 4x/3 दैट विल इक्वल टू 76, और 5x × 3 15x + 4x यानी कि 19x/3 के बराबर है ये। 19 से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो x/3 इज 4, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 12, और क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, यानी कि 8x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x हमारा 12 है तो 8x आ जाएगा 96। 96 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ठीक, ओके। चाहते हो डिविजन वाले मेथड से भी इसको कर सकते थे, क्योंकि ए और बी में एवरेजेस क्या है, एवरेज अगर सेक्शन ए में 8 यूनिट्स है, बी में होगा 5 यूनिट्स, और नंबर दिया है क्लास ए में, अगर सेक्शन ए में 4 स्टूडेंट्स हैं तो बी में होंगे 5। एवरेज क्या आ जाएगा? 8 × 4 + 5 × 5, 8 × 4 आएगा 32 + 25 डिवाइडेड बाई 4 + 5, तो दैट विल बी 57 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 9, और ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू 76। 19 से काटोगे ऊपर बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 4, इस 3 से नीचे बचेगा 3, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 12। खत्म हो गया सवाल। जैसे ही 1 यूनिट इक्वल टू 12 आ गया तो फिर तो क्वेश्चन खत्म है। सेक्शन ए में 8 यूनिट्स है, यानी 8 × 12 96 मार्क्स आ जाएंगे एवरेज स्कोर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो दीज आर द 2 अप्रोचेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन किए वो पसंद आए होंगे, समझ में आएंगे, और अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।